हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इन्वायरमेंट एजुकेशन का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार तथा एवं पदार्थ का संचरण तथा जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। इसके जितने भी सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, ताकि पल पल की अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं। दोस्तों, न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय जो होते हैं, ये नितल क्षेत्र में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? नितल क्षेत्र में होते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो सर्वाधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति अवरोधी क्रम में क्रमशः वेलांचली क्षेत्र, अल्पपोषी क्षेत्र, नेरिंटांचली क्षेत्र तथा नितल क्षेत्र में होती है। यही कारण है कि फाइटोप्लैंक्टन की भी सांद्रता क्रमशः इसी अवरोही क्रम में पाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% नियम किससे संबंधित है? दोस्तों, 10% नियम जो है ये संबंधित है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना जो है 10% नियम से संबंधित है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों 10% नियम रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दिया था। किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने 1942 में दिया था 10% का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का खाद्य स्तर के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% ही पहुंच पाता है। जैसे घास के मैदान अगर सूर्य से 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसे खाने वाला हिरन केवल 100 जूल ऊर्जा प्राप्त कर पाता है। यही प्रक्रिया नीचे पोषक स्तर से उच्च पोषक स्तर तक चलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है? दोस्तों, किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग जो है ये 10% ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया 10% ऊर्जा के बारे में। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो करता है ये करता है घास, बकरा और आदमी। घास, बकरा और आदमी जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। उक्त कथन में खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी, आदमी करते हैं। घास उत्पादक की श्रेणी में आता है, जिसे बकरी प्राथमिक उपभोक्ता खाती है, जबकि बकरी को मनुष्य सर्वाहारी खा सकता है। वास्तव में खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, आहार श्रृंखला में पोषी गति की एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के अंतरण को निरूपित करता है। सही कथन है। महासागरों के अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य रहता है। ये भी सही कथन है। प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है। ये गलत कथन है दोस्तों। अपघटकों को मृतपोषी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है। तो गलत कथन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है। ये गलत कथन है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो प्राथमिक उपभोक्ता वे पशु या पक्षी होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। आहार श्रृंखला में पोषी गति की एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा के अंतरण को निरूपित करता है। महासागरों में अधिक गहरे भागों में प्राथमिक उत्पादन लगभग शून्य रहता है और अपघटकों को मृतपोषी कहा जाता है। ये सभी कथन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में जो उत्पादक घटक है ये है हमारे हरे पौधे। कौन से हैं? हरे पौधे। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो जर्मन वैज्ञानिक हैकेल ने 1896 में पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग उस विज्ञान के लिए किया था जिसमें जीव, पादप व प्राणी और उसके वातावरण के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हरे पौधे हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो आते हैं ये हरित पादप जो है आते हैं। कौन आते हैं? हरित पादप जो है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। परितंत्र में हरे पौधे उत्पादक सूर्य से सीधा ऊर्जा ग्रहण करके उसे खाद्य में बदलते हैं। ऐसे पौधे खाद्य पिरामिड के एकदम बुनियादी अथवा प्रथम आद्य स्तर में होते हैं। हरित पादपों को खाने वाले शाक भक्षी द्वितीय खाद्य स्तर होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो हरित पादपों को खाते हैं, शाक भक्षी
या दीदी खाद्य स्तर होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर थोड़े से ही मांस भक्षी प्राणी होते हैं जो तृतीय खाद्य स्तर होते हैं। जीवित प्राणी ऊर्जा का उपयोग इसी क्रम में करते हैं और परितंत्र के आधार से लेकर शीर्ष तक ऊर्जा की प्रवाह इसी प्रकार होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। दोस्तों पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है ये होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक उत्पादक होते हैं। दोस्तों प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। कौन होते हैं? स्वपोषी। प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषित घटकों में हरे पौधे आते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे जंतु आते हैं जो प्राथमिक उत्पादक अर्थात हरे पौधों पर अपने आहार के लिए निर्भर रहते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी एवं सर्वाहारी दोनों जंतु आते हैं, ये मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी पदचिह्न जो है ये संसाधनों की आवश्यकता पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र निरूपित करता है। कौन सा? पारिस्थितिकी पदचिह्न। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों पारिस्थितिकी पदचिह्न संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल क्षेत्र को निरूपित करता है। सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग ओकियोलॉजी के रूप में किया था। किसके रूप में किया था? ओकियोलॉजी के रूप में किया था। यह शब्द दो ग्रीक शब्द ओकिस मतलब हाउस या घर तथा लोगोस स्टडी अध्ययन से मिलकर बना है। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिक कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवधारियों के वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पारिस्थितिकी में। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकल को ही प्राप्त है। उनके अनुसार वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं। जो वातावरण है और जो जीव समुदाय है इसके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिक कहते हैं। किसके अनुसार? अर्नस्ट हैकल के अनुसार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी के आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है आहार फसल, मूषक, सर्प, बाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किस में संचित होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाज में। बाज में जो है पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता जो है किस में संचित होगी? ये बाज में होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। मानव क्या है दोस्तों? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है मानव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों सर्वभोजी के ऊर्जा का जो स्रोत है ये प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता मांस भक्षी, ये जो है सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। दोस्तों उच्चतम स्तन पोषण स्तर जो प्राप्त है वो प्राप्त है सर्वाहारी को। किसको? सर्वाहारी को जो है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? तो दोस्तों डीडीटी का समावेश होने के बाद जो है ये सांप में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। किसमें? सांप में। ठीक है। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो दोस्तों ये बढ़ता है जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी, इस स्तर पर बढ़ता है और अनुक्रम में बढ़ता है। कौन सा? डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो है ये हम जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। तो दोस्तों अवक्षेपण स्कंदन विधि से लौह के निष्कासन के साथ साथ यदि लौह भी जल में विद्यमान है तो आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। किसको? भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है ऑक्सीजन चक्र में। किसमें? ऑक्सीजन चक्र में सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। क्या होता है? सदैव सीधा होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड।
निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो करता है क्लोरेला। कौन करता है? क्लोरेला। क्लोरेला जो है अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? तो दोस्तों अकार्बनिक पदार्थों से जो जीव अपना भोजन निर्मित करता है वो है रबर का पौधा। रबर का पौधा जो है अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। दोस्तों रबर का पौधा जो है अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों से पाए जाते हैं। रबर उष्णकटिबंधीय पौधा है। कौन सा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा होता है रबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पौधे में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। तो दोस्तों सरसों का पौधा, इसकी हम सब्जी भी खाते हैं और इससे तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो दोस्तों ये है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का महत्व अधिक है। ठीक है, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो दोस्तों यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जो स्थान में जाना है वो सबसे सही है। कौन सा? चंबल नदी। चंबल नदी जो है IUCN द्वारा अति संकटग्रस्त की श्रेणी में उल्लिखित घड़ियालों की भारत में ज़्यादातर संख्या चंबल एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? चंबल एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो दोस्तों जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1986 में वाल्टर जी रोसेन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने किया था जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? दोस्तों बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग जो किया था ये क्या था? वाल्टर जी रोसेन ने। किसने? वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में किया था बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन जो है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाती है, इसी कारण भूमध्य रेखीय जलवायु है। इस जलवायु में रोज दोपहर के बाद वर्षा होती है, सालों भर नमी बनी रहती है, इस कारण विविध तरह के पौधे उगते हैं। ठीक है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्या है? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग है जैव बायो विविधता या बायोडायवर्सिटी। ठीक है, इसको किसने शब्द प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। हमने आपको बताया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो दोस्तों ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली इस विश्व विरासत स्थल में 84 उभयचर प्रजातियां, 16 चिड़ियों की प्रजातियां, 7 स्तनपायी और 1600 फूलों के स्थानिक प्रजातियां पाई जाती है जो विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है। यहाँ की पक्षी प्रजातियों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल महान धनेश प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि भारत में हॉर्नबिल धनेश की 9 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 9। इनकी चोंच लंबी नीचे की ओर घूमी होती है और अमूमन ऊपर वाली चोंच के ऊपर लंबा उभार होता है, इसलिए इसका नाम हॉर्नबिल सिंह चोचा पड़ा है। क्या पड़ा है? सिंह चोच पड़ा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन से? 22 मई को, जबकि विश्व के कई देशों 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अभिसमय प्रभावित हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। दोस्तों ये किया गया था 1973 में। भारत में सरकार ने बाघों की संख्या को सुरक्षित रखने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई थी। इसके तहत देश में वृहद स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। तो दोस्तों गेवियलिस घड़ियाल जो है बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है गंगा नदी में। कहाँ पे? गंगा नदी में पाया जाता है गेवियलिस घड़ियाल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन कच्छप किसके संरक्षण के लिए एनजीओ पहल है? तो दोस्तों ऑपरेशन कच्छप जो है ये ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप के लिए एनजीओ की पहल है। किसके? ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप के लिए एक पहल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों विंध्यन। विंध्यन जो है भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है। हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट जो है ये भारत का बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो हॉट स्पॉट कौन सा माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता के संदर्भ में। ठीक है, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। किसने? नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। खाली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है तो ये है दोस्तों पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट जो है ये हॉट स्पॉट है। ठीक है, विश्व में पाए जाने वाले 8 हॉट स्पॉट में से 2 भारत में पाए जाते हैं। कितने? 8 हॉट स्पॉट है जो दोस्तों जिसमें से 2 भारत में पाए जाते हैं। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है। भारत में पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट प्रमुख हॉट स्पॉट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है जैव विविधता अपेक्षाकृत ज़्यादा समृद्ध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों ये पाई जाती है शांत घाटी में। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो दोस्तों जो शांत घाटी कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है, में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में 12 किलोमीटर लंबी एवं 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। इसकी जो अवस्थिति होती है 11 डिग्री से 3 से 11 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 से 76 डिग्री 35 पूर्वी दिशांतर के मध्य मिलती है। यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में एवं सुरमा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? जो कश्मीर घाटी है जम्मू कश्मीर में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और सुरमा घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों को में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट से संबंधित है। दोस्तों समाचारों में आने वाली गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट जो है ये संबंधित है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। किससे? पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट। पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ समूह जिसे माधव गॉडगिल समिति कहा जाता है ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 31 अगस्त 2011 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया जो मुख्यतः 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्य समूह है। उल्लेखनीय है कि जहां माधव गॉडगिल समिति ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील मानने की सिफारिश की थी, वहीं कस्तूरीरंगन समिति ने केवल 37% को ही संवेदनशील माना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पतिक संरक्षण स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान जो है वनस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव जो किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इन सिटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक का संबंध है दोस्तों, रेड डाटा बुक का संबंध जो है ये विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। किससे? विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है रेड डाटा बुक।
बात करें रेड डाटा बुक के बारे में, तो रेड डाटा बुक तो विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर नामक एक संस्था है जो वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान पर कार्य करती है। संस्था द्वारा 1963 ईस्वी में विलुप्त प्रभावित दुर्लभ जीवों तथा पादपों के संबंध में रेड डाटा बुक जारी किया गया। इसमें जीवों की संख्या 321 है। भारत में सर्वाधिक संख्या में संकटग्रस्त जीव है। जीवों को पिंक पेज पर दर्शाया जाता है और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त वृद्धि कर लेता है उसे ग्रीन पेज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, तो दोस्तों ये है ICUN का है। ICUN जो है ये रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। 5 अक्टूबर 1948 को स्थापित प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ ICUN मुख्यालय जो है इसका कहाँ, जिनेवा में। 1963 से विश्व की संकटापन्न प्रजातियों की सूची रेड डाटा बुक के नाम से जारी की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो दोस्तों भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो पारित किया गया था ये किया गया था दिसंबर 2002 में। कब किया गया था? दिसंबर 2002 में, 11 दिसंबर 2002 को ये पारित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। ठीक है, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दोस्तों ब्रह्म कमल जो है प्राकृतिक रूप से फूलों की घाटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? फूलों की घाटी जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे पाया जाता है ब्रह्म कमल। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है। दोस्तों भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है अधिक विस्तृत रूप से जो पाई जाती है सुंदरवन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन में पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार सुंदरवन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार भारत के शीर्ष 5 मैंग्रोव वनस्पति वाले राज्य इस प्रकार है: पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब वर्ग किलोमीटर में 2097 पश्चिम बंगाल, गुजरात में 1103 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार में 604 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 352 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 213 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी सुंदरवन के बाग है, सभी सुंदरवन के बाग है, तो दोस्तों क्या है? सभी सुंदरवन के बाग जो है अच्छे तैराक है, नरभक्षी है, मछली एवं जलीय जीव भोजी है, उपरोक्त सभी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा है उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत। किसके द्वारा? जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया था। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है। ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दोस्तों ठंडा रेगिस्तान जो है ये लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्यूरिस है। क्या है? क्यूरिस है इसका वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।